एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कन्फ्यूशियस को। कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ने के बाद दूसरे अगर हम पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिट नंबर 2 यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, प्लेटो। प्लेटो के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी ये है कि प्लेटो एथेंस में जन्म होता है और इनका नाम एरिस्टोक्लीज होता है, वास्तविक नाम होता है, लेकिन इनके गुरु जो होते हैं सुकरात, उनको क्या कहते हैं, प्लेटो कहा करते थे। इनके कंधे जो बोलते हैं चौड़े थे, तो प्लेट की तरह थे, इसलिए इन्होंने प्लेटो कहना शुरू कर दिया। और इनके बारे में ये है जानकारी कि इन्होंने 40 वर्ष की उम्र में कभी आ जाए एकेडमी एकेडमी संस्था का एकेडमी एस्टेब्लिश करते हैं और अगले 40 वर्ष तक ये इसी में काम करते हैं। आखिरी अपने एकेडमी इनकी मेन एस्टेब्लिशमेंट थी। और इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये सुकरात के शिष्य थे और प्लेटो के शिष्य के रूप में हम लोग आगे देखेंगे अरस्तु आएंगे। तो इनका शिष्य कौन है? अरस्तु। ये किसके शिष्य थे? सुकरात। ठीक, सुकरात जिनके बारे में थोड़ा सा बता दो, सद्गुण ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है, उनका ये ध्येय वाक्य था। और वो एंटी सोफिस्ट व्यक्ति थे, सोफिस्ट हुआ करते थे उस समय एथेंस में। उनके खिलाफ, सोफिस्ट मतलब कि विद्वान लोग हुआ करते थे, तो उनके खिलाफ वो लोग वो बातें करते थे। अगोरा मार्केट हुआ करता था जिसमें सुकरात जाया करते, सोफिस्ट की बुराइयां किया करते थे और सच्चाई जानने की कोशिश करते थे। तो फिलहाल हम लोग प्लेटो की बात कर रहे हैं। तो प्लेटो में एथेंस 40 वर्ष तक में पहली बार एकेडमी का स्थापना किया और अरस्तु इनके शिष्य थे। और एकेडमी जो थी ना, उसके बाहर ये लिखा गया था कि गणित का ज्ञान जरूरी है। क्या था? गणित का ज्ञान। गणित का ज्ञान मतलब मैथमेटिक्स के ज्ञान के बिना इस आपके एकेडमी में आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा जाता था। ठीक है ना? क्योंकि वो बोलते थे कि गणित के बिना हम लोग कुछ भी, कोई इंसान सफल नहीं हो सकता और कुछ भी और चीजें उसमें डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह था। उसके बाद हम लोग जैसे कि बात करते हैं कि क्या क्या हम लोग इस उसमें मेन पढ़ने का फोकस करेंगे। तो इसमें मेन पढ़ने के फोकस में हम लोग यही करेंगे कि आपको बुक्स जो है उनकी वो हम लोग देख लें, उनका मेन मेन आइडियोलॉजी क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उनकी 3 प्रमुख व्यवहार के बारे में बात किया है कि व्यवहार के 3 प्रमुख लक्षण बताए किनने? प्लेटो ने। व्यवहार के, बिहेवियर के 3 लक्षण, 3 बिहेवियर सिम्टम्स अगर वो कहा जाए तो 3 लक्षणों की बात किया था प्लेटो ने अपने व्यवहार में। तो उन्होंने ये कहा था कि इंसान के उसमें एक तो इच्छा होती है, इच्छा मतलब डिजायर, दूसरा होता है एपेटाइट, उसको तृष्णा बोलते हैं, और चौथा होता है स्पिरिट। क्या क्या बोला? तृष्णा, इच्छा, तृष्णा, एपेटाइट, इच्छा, डिजायर, और चौथा स्पिरिट या फिर भावना कहा जाए, स्पिरिट या फिर इमोशन। ठीक है, ये 3 चीजें इंसान के शरीर में होती हैं और इन्हीं के द्वारा इंसान क्या करता है? एक परम ज्ञान की प्राप्ति करता है। आगे हम लोग आएंगे तो कि क्या कहता है प्लेटो, कहते हैं कि अगर तीनों के बीच में, तृष्णा मतलब एपेटाइट, इसको डिजायर, ठीक है, वो ये कहते हैं कि इन तीनों के बीच में अगर सामंजस्य हो जाए, इन तीनों के बीच में अगर सामंजस्य हो जाए तो वही क्या होता है? एक न्याय होता है। इच्छा और इच्छा हो गया, डिजायर हो गए, और भावना के बीच अगर सामंजस्य बैठ जाता है तो इंसान सफल हो जाता है और उसका मन सही रहता है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने 3 न्याय के 3 रूप बताए हैं। हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि
इसमें हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें यही है, उनकी किताबें हैं और उनके कुछ न्याय के उन्होंने क्या बताया, न्याय के रूप बताएं। तो न्याय को उन्होंने दो रूप में वो किया, सामाजिक न्याय या फिर सोशल जस्टिस जिसको बोलते हैं, और एक पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय में उन्होंने इसको डिवाइड किया, और सामाजिक न्याय में तीन वर्ग को उन्होंने क्या बोला, तीन वर्ग को इसमें रखा, ये इंपॉर्टेंट है। पहला तीन वर्ग में क्या, एक तो शासक, दूसरा योद्धा, और तीसरा जो वर्ग उन्होंने रखा व्यापारी। ये तीन वर्गों को सामाजिक न्याय के अंतर्गत उन्होंने चिन्हित किया। अब शासक वर्ग कौन होगा, तो शासक वर्ग वो वर्ग होगा जिसको ज्ञान होगा, जिस जो थॉट्स मतलब डेवलप कर सकता है या फिर सोच सकता है, वो क्या कहलाएगा, शासक वर्ग। और योद्धा को कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर इमोशंस होते हैं, जिसके अंदर भाव होते हैं, वेग होता है, वो क्या कहलाएगा, योद्धा कहलाएगा। और तीसरा नंबर व्यापारी, तो व्यापारी क्या कहलाएगा, या फिर तृष्णा जिसके अंदर होती है, भूख होती है, चाहत होती है, उनको व्यापारी वर्ग के अंतर्गत उन्होंने रखा। व्यापारी अगर या फिर कहें उत्पादक, ठीक है। इस तरह से तीन भागों में सामाजिक न्याय की उन्होंने संकल्पना की कि ये तीन से ही राज्य बनता है, और इन्हीं के बीच में सामंजस्य बैठ जाता है, उसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। और व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत क्या कहलाता है, व्यक्तिगत न्याय में ये कहा गया उन्होंने कि एक जो व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति से क्या बनता है, राज्य। और व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, होता है, ये तीन चीजें होती हैं, उन्होंने ये कहा। व्यक्ति के अंदर क्या होता है, तृष्णा, डिजायर और स्पिरिट, भाव। और उसी स्पिरिट के साथ शासक में योद्धा वर्ग और व्यापारी ये सामाजिक न्याय की संकल्पना को वो करते हैं, मतलब स्टेबल करते हैं। ये उनका न्याय के रूप है, सामाजिक और व्यक्तिगत न्याय, ठीक है। और उन्होंने ये कहा, एक और थ्योरी दिया, हस्तक्षेप की थ्योरी। हस्तक्षेप मतलब नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस में ये कहा कि अगर शासक है तो क्या करे, शासक तक ही सीमित रहे, वो दूसरा काम नहीं कर सकता है, वो लड़ाई का काम नहीं करेगा, वो व्यापारी का काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई योद्धा है तो शासक बनने की कोशिश ना करे, व्यापार करने की कोशिश ना करे, केवल उसका काम योद्धा बन के ही रहना है। और व्यापारी वर्ग करे तो वो केवल व्यापार करे, कमा के दे धन, और राज्य का खर्चा चलेगा। तो नॉन इंटरफेरेंस की नीति बहुत ज्यादा फेमस है इनमें। नॉन इंटरफेरेंस के न्याय कहा जाए या फिर हस्तक्षेप न्याय कहा जाए कि ये तीनों आपस में जो वर्ग हैं, जिसका जो काम डिवाइड है वो वही करे, तीसरा में कूदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं कि आगे प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो आगे ये कहते हैं, सद्गुणों की चर्चा किया है उन्होंने कि सद्गुण कौन कौन से होते हैं, इसकी चर्चा प्लेटो ने किया है। तो सद्गुण इसमें क्या है, सद्गुण या फिर यूं कहे तो वर्चू, जैसा कि उनके गुरु सुकरात ने कहा था, ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, ठीक है। उन्होंने वहां पर कॉन्सेप्ट की बात किया था, प्रत्यय की बात किया था। तो प्लेटो ये कहते हैं, प्लेटो सद्गुण चार चीजों को देखते हैं, जिसमें संयम आता है, जिसको टेम्परेंस बोलते हैं, साहस बोलते हैं, और विवेक और जस्टिस। क्या, संयम, साहस, विवेक और न्याय, ये क्या है, चार सद्गुण है, किसके, प्लेटो के। अब इसी में ये लोग ये कहते हैं, अंग्रेजी में इसको देखिए, टेम्परेंस, टेम्परेंस, करेज, विजडम और जस्टिस। इसकी बात प्लेटो ने किया है कि सद्गुण एक इंसान के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर चार सद्गुण होते हैं, संयम, साहस, विवेक और न्याय। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने ये कहा कि इनका इस्तेमाल इंसान को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जैसे एक इंसान है तो संयम से काम लेना चाहिए, ठीक है। आपके पास बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन संयम अगर आप नहीं दिखाओगे, शेर मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया,
तो आपने अगर शेर के सामने संयम नहीं बरता कि हम बहुत बलशाली हैं, हम तो योद्धा हैं, तो जाके शेर से ही लड़ेंगे तो वो आपको खा जाएगा। उन्होंने संयम से काम लेने की बात कही। ठीक है। फिर साहस, साहस में भी यही है, आपके अंदर बहुत साहस है, लेकिन अगर आपने वहां पर साहस को खोया, आपके आप नॉर्मल मान लीजिए कभी फंस गए, आग में फंस गए, आग लग गई, थोड़ा सा बाढ़ आ गया, तो उस समय साहस दिखाने की आपको जरूरत है। आपके अंदर बहुत साहस है, लेकिन उस समय आप नहीं काम कर पाए, वहां से भागे ही नहीं, कह रहे हम क्यों भागे, तो साहस दिखाना भी वहां पे जरूरी है। ठीक है। और साहस का इस्तेमाल भी बहुत संयम से करना चाहिए। ठीक है। विवेक, विवेक वही है, आप डिसीजन कैसे ले पाते हो, विवेक का इस्तेमाल कैसे कर पाते हो। ठीक है। आप दो लोग लड़ रहे हो, चार लोग फैमिली में लड़ रहे हो, तो उस समय आप और लड़े जा रहे हो, मतलब और दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं हमारे पास तो साहस भी है और हमारे पास बल है, तो हम लोग और मारेंगे। उस समय विवेक की जरूरत होती है कि आप चुप रहें, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ये विजडम होता है। और न्याय, न्याय तो आपको पता है, न्याय इंसान के साथ कैसे होता है, कि न्याय में ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है। कि किसी के साथ हम लोग, न्याय क्या होती है, न्याय एक ऐसी कंडीशन होती है कि किसी को किसी से कम ना समझा जाए और किसी के हक का कोई ना खाने पाए, ये न्याय कहलाता है। ठीक है। तो इन चारों संयम, इस चारों अगर सद्गुणों की ध्यान देंगे और इनको बैलेंस करके रखेंगे, तो हमेशा जीवन अच्छा चलेगा और वो राज बढ़िया चलने वाला है। ये कौन कहा, प्लेटो कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, इसकी बात करते हैं कि प्लेटो का न्याय, प्लेटो के न्याय की क्या क्या मेन विशेषताएं थी, तो आप लोग सब देखते होंगे। प्लेटो के न्याय की विशेषताएं यही थी कि वो, उनका जो न्याय था ना, एक राज्य, मतलब राजा व्यक्ति विशाल रूप है, मतलब राजा को उन्होंने क्या बोला, राजा को उन्होंने सब कुछ कहा, शासक जो है वो सर्वे सर्वा कुछ है, राज्य का सब कुछ है। ठीक है। और क्या कहता है इन्होंने, कर्तव्य, कर्तव्य पर उन्होंने इनका न्याय ध्यान देता है कि आप कर्तव्य करिए, उस पर ध्यान दीजिए और आप अपने मन को शुद्ध रखिए। अभी हम लोग आगे आदर्श राज्य की स्थापना करेंगे। परस्पर, परस्पर संबंध, हम लोगों ने देखा शासक, योद्धा, व्यापारी, इन तीन वर्गों को सामाजिक न्याय में, और आप लोगों ने देखा, पहले हम लोगों ने क्या देखा था, तृष्णा, अ, तृष्ण तृष्णा, इच्छा और एक भाव, ये आपस में अगर परस्पर काम करेंगे, इसको बैलेंस करके रखेंगे, तभी परस्पर न्याय हो पाएगा। ठीक है। एक भी चीज ज्यादा हुए तो वहां पर न्याय नहीं कहलाएगा। ठीक है। विशेषीकरण पर आधारित, विशेषीकरण पर अधिक स्पेशलाइज, मतलब हमने बताया कि सामाजिक न्याय में शासक, योद्धा, व्यापारी, ये लोग विशेष, जो वर्ग बलशाली है, जो लोग भाव जिनके ऊपर आता है वो योद्धा कहलाए, जो ज्ञान और थिंकिंग रखते हैं वो शासक कहलाए, व्यापारी जो उत्पादक वर्ग होता है। ठीक है। तो ये विशेषीकरण, ये इस तरह का इनके न्याय की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं, प्लेटो की शिक्षा पद्धतियां क्या थी, फिर प्लेटो की शिक्षा पद्धतियों की क्या विशेषताएं थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लेटो की शिक्षा पद्धतियों की कुछ विशेषताएं थी कि उनकी शिक्षा पद्धति में दार्शनिक शिक्षा, दार्शनिक शिक्षा मेन बात थी। ठीक है। क्या शिक्षा पद्धति, दार्शनिकता था, दार्शनिकता उनके शिक्षा पद्धति का मेन था। दार्शनिकता मतलब एक चीजों को बहुत बारीकी से समझना और उन चीजों को समझने के लिए भाव, मन के लेवल पे जाके उन चीजों पे काम करना। ठीक है। और उन्होंने कहा शिक्षा जो है ना जीवन पर्यंत चलती है, लाइफ लॉन्ग, और ये हमेशा इंसान सीखता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमने कोई चीज अगर सीख लिया तो लास्ट है, नहीं, शिक्षा हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप जैसे ही उम्र आप बढ़ते जाएंगे, कुछ न कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। उन्होंने सोशल, पॉलिटिकल, सामाजिक, इकोनॉमिक, तीनों, तीनों क्या बोलते हैं, तीनों स्थिति पे, सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति और सामाजिक, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक, सामाजिक सुदृढ़ता, मतलब सोशल, उसमें ध्यान दिया। शिक्षा का मतलब यही है कि चारों तरफ से आप लोग समृद्ध हो, ये उनका मेन शिक्षा का आधार था।
ठीक है, वो न्याय के लिए मेन जाने जाते हैं। ठीक है, व्यवसायिक वर्ग, इसमें एक उन्होंने उनका ड्रॉबैक ये था कि व्यवसायिक वर्ग को ना उन्होंने उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन लेने से मना किया था, ये जो उत्पादक वर्ग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं कि उनका आदर्श राज्य क्या कहता है। ठीक है, आदर्श राज्य मेन उनका कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो उसमें शिक्षा की अगर थोड़ी सी अगर हम लोग बात करें कि शिक्षा का स्तर क्या हुआ करता था, तो एक तो 0 से 7 और एक 7 से लेके 20 साल, एक 20, एक एक में 20 से 30 साल तक, एक में 30 से 35 साल तक। ये उन्होंने उम्र डिसाइड किया था, इसको आप नोट करिएगा। इसमें हेडिंग डालेंगे शिक्षा का स्तर डाल सकते हैं। तो 0 से 7 साल की उम्र के लिए उन्होंने उसको क्या कहा, शिशु शिक्षा। ठीक है, और 7 से 20 साल की शिक्षा को उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की बात कही, और 20 से 30 साल और 30 से 35 साल उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा दो भागों में डिवाइड थे, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि उच्च शिक्षा को प्लेटो ने कितने भागों में डिवाइड किया, तो 2 उम्र में डिवाइड किया है। ठीक है, शिशु शिक्षा में क्या है, बेसिक चीजों में की जानकारी दी जाती है, और फिर उसके बाद 20 से 30 में दार्शनिकता की बात की जाती है। तो इस तरह से शिक्षा का स्तर था। फिर हम लोग आगे आते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो क्या कहता है। बहुत लोगों का कहना है कि अरे भाई ये कुछ कंडीशन हो ही नहीं सकती। आइडियल स्टेट प्लेटो का क्या है, तो ये कहा जाता है कि केवल ये एक यूटोपिया है। यूटोपिया मतलब स्वप्न जैसे। ठीक है, ये कोई संभव हो ही नहीं सकता कि एक आदर्श राज्य हो सके। अब क्यों नहीं संभव हो सकता, क्योंकि प्लेटो के अनुसार, प्लेटो क्या कहते हैं कि न्याय एक मानवीय सद्गुण का अंग है। क्या, न्याय एक मानवीय सद्गुण का एक अंग है। अब सद्गुण कि हम लोगों ने देखा सद्गुण में क्या क्या होना चाहिए, 4 चीजें, विवेक होना चाहिए, साहस होना चाहिए, संयम होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। ठीक है, तो न्याय का उन्होंने सीधा मतलब क्या बोला, सद्गुण से। न्याय सद्गुण से संबंधित है। ये किससे प्रभावित थे, क्योंकि इनके गुरु सुकरात हुआ करते थे। ठीक है, और इनका ये कहना था कि सद्गुण क्या कहलाता है, न्याय मतलब क्या कहलाता है, एक नैतिकता। न्याय से सीधा का मतलब है नैतिकता। अब नैतिकता मतलब क्या होता है, तो नैतिकता एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग नाप नहीं सकते। ये आपके अंतर मन से संबंधित होती है। अंतर मतलब मानव के आत्मा से संबंधित होती है नैतिकता। मानव आत्मा अगर कहे जाए तो हाँ, और आत्मा की शुद्धि से संबंधित है। सब कुछ बढ़िया हो जाए, कोई किसी को मारे ना, सब लोग संयमित रहे, कोई किसी का हक ना खाए, और हर इंसान पॉजिटिव रहे, हर इंसान अच्छे से रहे, ऐसा उन्होंने कहा कि आदर्श राज्य का यही मतलब होता है। शासक वर्ग जो जितना थिंकिंग करता है वो थिंकिंग करे, जो बलशाली है अच्छा करे, किसी के बीच में ना जाए, कोई किसी के एक पैसा खाए ना, ये आदर्श राज्य था। लेकिन आदर्श राज्य हो पाना असंभव है, ये कहा कुछ लोगों ने, यूटोपिया का। इसको ये एक सपने के जैसा था भाई, कि सारी चीजें अच्छी हो, सब इंसान अपने अपने से मतलब रखें, शासक शासक से मतलब रखे, न्याय और क्या बोलते हैं व्यापारी वर्ग अपना उत्पादन करे। जबकि ऐसा होता नहीं, जिसके पास पावर आने जाने लगती है ना, वो कुछ शासक बनना चाहता है, वो योद्धा का काम भी करना चाहता है। तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा लोगों ने इसकी आलोचना में कहा। लेकिन इनका आदर्श राज्य यही था कि सब कुछ आत्मा के लेवल पे होना चाहिए, नैतिकता के लेवल पे होना चाहिए, तब न्याय संभव है। ठीक है, उन्होंने आत्मा के 3 तत्व बताए, वही आत्मा के 3 तत्व एलिमेंट्स, आत्मा के 3 तत्वों के 3 एलिमेंट्स ऑफ सोल, सोल या फिर आत्मा। आत्मा के 3 तत्वों के उन्होंने तृष्णा, उत्साह, एक तो तृष्णा और दूसरा उत्साह। ठीक है, और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो न्याय। ठीक है, तो ये तीनों को, और उन्होंने क्या कहा कि 3 एलिमेंट जो तृष्णा, उत्साह और न्याय नहीं, सॉरी सॉरी विवेक,
ये। अब इन्होंने ये कहा कि इंसान के जो तृष्णा होती है ना, उदर, उदर मतलब पेट से आती है, कि हमको भूख है, हमको कुछ कमाना है, हमको बेचना है, हमको सामान खरीदना है, हमको बेच कुछ खाना है, तो तृष्णा वहां से जागृत होती है, उदर से संबंधित है। उत्साह कहाँ होता है एक इंसान के शरीर में? ए, वक्षस्थल मतलब एक, कहा जाए तो चेस्ट के आसपास। हमेशा जब आप देखते हैं ना तो ऐसे सीना ठोंकते हैं लोग जब उत्साहित होते हैं। और विवेक हमेशा दिमाग रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड है। तो इन्हीं तीन एलिमेंट्स का इन्होंने ये बोला, सामंजस्य हो जाए तो एक आदर्श राज्य बन सकता है। क्या कहा? तृष्णा, उत्साह और विवेक का सामंजस्य हो जाए तो आदर्श राज्य की संकल्पना की जा सकती है और वहां से एक न्याय बन सकता है। ठीक है। कुछ लोगों ने आदर्श राज्य की आलोचना की, क्रिटिसाइज किया इसको, आदर्श राज्य को। और आदर्श राज्य की क्रिटिसिज्म में यही है, एक सेवाइन व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा यह प्रबुद्ध निरंकुशता है, यह निरंकुशता है। मतलब उनके बहुत सारे प्लेटो को कई कई बार ये भी देखा गया कि वो महिलाओं के पक्ष में नहीं थे। खैर सुकरात ज्यादा ऐसे थे। कहीं कहीं उन्होंने जैसे व्यापारी वर्ग को उन्होंने मना कर दिया हायर एजुकेशन से। उन्होंने आदर्श राज्य में यही कहा, यह निरंकुशता है, निरंकुशता है और ऐसा संभव है ही नहीं कि शासक वर्ग शासक करे और उत्पादक वर्ग उत्पादों में शामिल है। ठीक है, ये सेवाइन ने कहा। ठीक है, आदर्श राज्य के सिद्धांत में कोई मतलब है नहीं, विधि की अवहेलना है। उन्होंने ये कहा कि जो नियम और कानून है उनकी अवहेलना है आदर्श राज्य में, ला इसमें चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें सीधे से प्लेटो ने क्या कह दिया कि अपने आत्मा के लेवल की बातें, और आत्मा की लेवल की बातें कहाँ कानून से मैच करेंगे? ठीक है, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आत्मा तो हमारा कुछ भी कहेगा ना, हमारा तो आत्मा कहेगा कि अ, अगर मान लीजिए पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है तो हम कहे अरे यार ठीक है मार लिया, अब हम नहीं मारेंगे, तो कानून का वहां पर उल्लंघन होगा, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इस तरह शासन लोकमत के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा शासन। ठीक है, क्योंकि आत्मा के लेवल की सारी बातें, जब आत्मा के लेवल की सारी बातें आ जाती हैं तो एक बहुत न्यूट्रल कंडीशन आ जाती है जो संभव नहीं है, ऐसा कहा गया प्लेटो में। ठीक है, ये तो रही कुछ बातें। और जो हम मेन सेगमेंट की इसमें हम लोग बात करते हैं कि उनकी बुक कौन कौन सी हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन सी 6-7 बुक है जो एग्जामिनेशन में आने की संभावना रहती है। तो उनकी एक हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, लिस्ट बना लेते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे, बहुत सारी बुक होती हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए कुछ ही इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहले उनकी बुक रिपब्लिक, स्टेटमैन, द लाज, ये 3 किताबें उनके जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लाज, द एलोगरी ऑफ केव, एलोगरी ऑफ केव। चौथा नंबर की अगर हम एक और किताब लिखें, द सोक्रेटिक डायलॉग, द सोक्रेटिक डायलॉग, इसमें अपने गुरु के कुछ डायलॉग को लिखे थे। ठीक है ना, सुकरात को दिया गया था प्याला, आप सब लोग को मालूम है, उससे बहुत ज्यादा खिसियाए हुए थे प्लेटो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं उनका जीवन अगर कहा जाए तो जितने भी, या रिपब्लिक से लेके स्टेटमेंट, इतने के बीच में प्लेटो का जीवन चला है। और रिपब्लिक से लेके स्टेटमेंट तक, स्टेटमेंट उनकी शायद अंतिम रचना थी। ठीक है, एल्गोरी ऑफ कैप को थोड़ा समझते हैं हम लोग, गुफा का सिद्धांत कहते हैं, एल्गोरी ऑफ केव। इसके सिद्धांत में ये कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक ये एक दीवार बनी होती है और एक गुफा बना होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लाइट्स, यहाँ पर मान लीजिए आग जल रही होती है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, ये गुफा है और इसके अंदर एक दो कैदी बैठे हुए हैं। एल्गोरी ऑफ कैप का सिद्धांत आप लोग थोड़ा समझिए। एल्गोरी ऑफ कैप का ये मतलब है कि इसके माध्यम से उन्होंने ये कहा कि जो चीजें हम लोग को दिखती हैं, जो चीज हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये है, वो है ही नहीं। क्या?
जो चीजें हम लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा है वो चीज है ही नहीं, हम लोग को केवल उसकी छाया दिखती है। अब मैं इसको कैसे समझाया उन्होंने, एक गुफा है, तो यहाँ पर ये जो कैदी बैठे हुए हैं, इनको पीछे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, इनको ऊपर का कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पर इन लोग को दिख रहा है तीन लोगों की परछाई, कौन से तीन लोगों की, ये तीन लोगों की, ठीक है। इन लोग तीन लोगों की परछाई इन लोगों को दिख रही है, ये जो इसके अंदर कैदी बैठे हुए हैं, ओके। अब ये प्लेटो ये कहते हैं कि भाई ये बताओ इन लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पर लोग हैं, तीन लोग यहाँ पर हैं। अब प्लेटो यही कहते हैं कि एलोगरी ऑफ गैप का सिद्धांत यही कहता है कि इन लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पर तीन लोग हैं, जबकि सच्चाई ये है कि नहीं है, आप खुद बताइए। तो आप खुद मुझसे बोलेंगे कि नहीं, ये लोग यहाँ नहीं है, ये लोग यहाँ पे हैं। ये लोग कहाँ पे हैं, ये लोग यहाँ पीछे कहीं हैं, और ये आग की वजह से इनकी शैडो इस यहाँ पर आ रही है, और ये कैदी इसके पीछे नहीं देख पा रहे हैं, इनको केवल इतना ही पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इनका कहने का प्लेटो का यही मतलब, जो हम लोगों को चीजें दिखाई दे रही हैं वो सच नहीं है। प्लेटो इस तरह की कुछ बातें किया करते थे, और उन्होंने इस तरह से उनको समझाया कि इनको पता नहीं है कि और दुनिया भी है, इनको केवल इतना पता है कि यहाँ पर तीन लोग हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है, और हमको भी मालूम है कि ये सच्चाई नहीं है, ये इन लोगों की परछाई है। तो प्लेटो का यही कहने का मतलब है कि जो चीजें हमको दिखती हैं वो जरूरी नहीं है कि है। हम लोग को अगर दिख रहा है एक अलग दुनिया है, हम लोग को अगर ये पंखा दिख रहा है, हम लोग को बोर्ड दिख रहा है, माइक दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, ये है ही नहीं, क्या पता ये किसी का परछाई। फिर हम लोगों ने इसी तरह शंकराचार्य में भी देखा था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसमें भी ऐसी बातें की गई है कि जो आपको दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि वो रियल हो, वो एक आभासी हो सकता है। तो ऐसे ही एलोगरी ऑफ गैप फिर गुफा के सिद्धांत में उन्होंने ये यहाँ से कॉन्सेप्ट को दिया था। ये आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतनी बातें प्लेटो के बारे में थी। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है कि गुफा का सिद्धांत किसने दिया, तो प्लेटो ने दिया था। उन्होंने इसमें ये कहा कि आभासी दुनिया है, जो दिख रहा है वो रियल नहीं है। आपको इसमें किताबें याद रख लेना है, 5 किताबें आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये रहे प्लेटो और प्लेटो की मेन बातें, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बाकी होने को तो इसमें 2 घंटे 3 घंटे भी हो सकता है, बट हम लोगों ने इसको बहुत प्रिसाइज वे में समझा है, और वहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फिर अगले थिंकर्स के साथ आते हैं हम लोग। तब तक आप एक प्लेटो की एक और किताब आप लोग वो करिए, सर्च करिएगा, और उसको कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको एक किताब भी मालूम हो जाएगी, और हमको भी पता चल जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं प्लेटो को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो प्लेटो की एक किताब, ठीक है। और जिन लोगों को फिलॉसफी वगैरह में इंटरेस्ट हो, एक सोफिस्ट वर्ल्ड नाम की किताब आती है, उनको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप प्लेटो की एक किताब का नाम हमको जरूर कमेंट में करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।